आज मैं आपके सामने एक विशेष हार्मोन संबंधी बीमारी के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसे हार्मोन संबंधी बीमारी न कहकर एक सामाजिक समस्या के रूप में पहचानना शायद बेहतर होगा, क्योंकि इस समस्या से पीड़ित बच्चे, किशोर और उनके माता-पिता अक्सर डिप्रेशन या उदासी में हमारे पास आते हैं। तो आखिर यह समस्या क्या है? यह समस्या है बच्चों और किशोरों की लंबाई का सही तरीके से न बढ़ना, जिसे हम आम तौर पर हिंदी में बौनेपन या थिगनापन कहते हैं और डॉक्टरों की भाषा में इसे शॉर्ट स्टैचर कहा जाता है। अगर कोई बच्चा अपनी ऊंचाई में ठीक से नहीं बढ़ता, तो उसे समाज में, स्कूल, कॉलेज में और कई जगहों पर तरह-तरह की तानों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप पूरा परिवार एक कठिन स्थिति में आ जाता है और डॉक्टर की शरण लेने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिर यह शॉर्ट स्टैचर या बौनापन क्यों होता है? इसका कारण क्या है? किन लोगों को होता? इसका उपचार क्या है? क्या इसका इलाज है? यही है हमारा आज का चर्चा का विषय। देखा गया है कि दुनिया भर में लगभग 2.5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं, अधिकतर मामलों में जांच के बाद पता चलता है कि उनकी लंबाई सामान्य है और उन्हें वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। बहुत ही कम मामलों में जांच के बाद पता चलता है कि ये बच्चे बौनेपन की बीमारी से ग्रसित हैं और कोई अंतर्निहित कारण मिलता है। एक बच्चे की लंबाई या विकास गर्भावस्था के दौरान मुख्य रूप से उसकी मां के पोषण पर निर्भर करता है। डिलीवरी के बाद उसकी लंबाई कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करती है। सबसे मुख्य बात है पोषण। इसके साथ ही कुछ हार्मोन, जैसे थायराइड हार्मोन, जो हमारे गले के सामने एक ग्रंथि होती है, तितली के आकार की। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर भी यह निर्भर करता है। अगर किसी को थायराइड की कमी हो तो उसकी लंबाई भी कम होगी और वह मानसिक रूप से भी पिछड़ा हो सकता है। एक और हार्मोन है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। यह एक छोटी सी बादाम के आकार की ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क के नीचे होती है। यहीं से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और यही मुख्य रूप से बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन भी कुछ हद तक लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। पोषण के साथ साथ उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक वातावरण, ये भी उसकी लंबाई बढ़ने में सीधा असर डालते हैं। अगर किसी बच्चे में इनमें से किसी एक चीज की कमी रह जाए, तो उसकी लंबाई कम रह सकती है। हम कैसे समझ सकते हैं कि यह बच्चा लंबाई में कम है? जब यह बच्चा या किशोर हमारे पास आता है, तब हम उसकी लंबाई मापते हैं। लंबाई मापने के बाद हम उसकी लंबाई को एक विशेष चार्ट या जिसे ग्रोथ चार्ट कहा जाता है, उसमें दर्ज करते हैं। इस ग्रोथ चार्ट में हम देखते हैं उसकी लंबाई की तुलना उसी उम्र के दूसरे बच्चे या किशोर की आदर्श लंबाई से की जाती है। अगर देखा जाए कि उसकी लंबाई उसकी उम्र के आदर्श बच्चे की लंबाई से कम है, तभी हम कहते हैं कि वह स्टंटिंग या स्टंटेड ग्रोथ की समस्या से ग्रसित है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि एक बच्चे या किशोर की वह कितना बढ़ेगा, यह मुख्य रूप से उसके माता पिता की लंबाई पर निर्भर करता है। इसे पेरेंटल हाइट कहा जाता है और इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें माता पिता की लंबाई को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। एक बच्चे या किशोर की अंतिम लंबाई उसके माता पिता की लंबाई के बीच में ही होगी, कभी उससे कम या ज्यादा नहीं होगी। इसी वजह से माता पिता कई बार अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं। उनकी यह इच्छा हो सकती है कि उनका बेटा या बेटी एयरफोर्स में जाए, मिलिट्री में जाए या फिर खिलाड़ी बने, जबकि माँ की लंबाई 4 फीट 9 इंच है और पिता की लंबाई 5 फीट 1 इंच है। फिर भी उनकी उम्मीद है कि उनका बेटा 6 फीट का होगा। लेकिन यह बिल्कुल ही अवास्तविक सोच है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि एक बच्चे या किशोर की अंतिम लंबाई क्या होगी। और बच्चे की लंबाई हमेशा माता पिता की लंबाई के बीच में ही होगी, इससे कम या ज्यादा कभी नहीं होगी, क्योंकि लंबाई बहुत हद तक वंशानुगत या जेनेटिक होती है। यह पहले से ही तय होती है। अब आइए जानते हैं कि किन कारणों से लंबाई कम या ज्यादा हो सकती है। इसका सबसे मुख्य कारण है जेनेटिक्स। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि मेरी लंबाई मेरे माता पिता की लंबाई पर निर्भर करेगी। अगर वे छोटे कद के हैं
तो मेरे लंबे होने का कोई कारण नहीं है, इसे स्वीकार करना होगा, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगला कारण, जिसे हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि इस बच्चे या किशोर के मामले में जांच पड़ताल के बाद भी कोई कारण नहीं मिलता। देखा जाता है कि वह अपनी कक्षा के बाकी बच्चों की तुलना में धीरे धीरे लंबा होता है और सब उसे चिढ़ाते हैं। और देखा जाता है कि जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो अचानक लंबा हो जाता है। ऐसे बच्चों को हम लेट ब्लूमर्स या वे फूल जो देर से खिलते हैं कहते हैं। ऐसे बच्चों के परिवार में भी देखा गया है कि माँ की माहवारी देर से शुरू हुई थी, पिता की मूंछें देर से आई थी, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेज कहा जाता है। 80% मामलों में ये दोनों कारण ही होते हैं, वंशानुगत या कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी 20% मामलों में शायद कोई और कारण होता है। लाइन कारण मिल सकते हैं। देखा गया है कि लगभग 8% मामलों में किसी दीर्घकालिक या पुरानी बीमारी जैसे दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी या बच्चों और किशोरों में अस्थमा, पाचन की समस्या आदि के कारण उनकी लंबाई कम रह सकती है। केवल 2 से 3% मामलों में ही हार्मोन की कमी पाई जाती है, और मुझे लगता है कि मेरे मरीजों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मुझे तरह तरह से दबाव डालते हैं। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो और हार्मोन का इलाज दिया जाए तो उसके साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता भी कम होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो वह बच्चा बिल्कुल ही छोटा रह जाएगा। ग्रोथ हार्मोन की कमी किस कारण से हो सकती है? अगर आनुवंशिक कारणों से यह पिट्यूटरी ग्रंथि अनुपस्थित हो, या जन्म के समय सिर में चोट लगने के कारण, अगर ग्रंथि को कोई नुकसान हो जाए, या अगर इस ग्रंथि में किसी तरह का संक्रमण या ट्यूमर हो जाए, तो ऐसे मामलों में भी यह देखा जाता है कि उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है और ऐसे बच्चे बिल्कुल ही छोटे कद के बौने रह जाते हैं। अब अगर ऐसे किसी बच्चे को लेकर माता पिता हमारे पास आते हैं तो हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं कि क्या परिवार में किसी और को भी ऐसी बीमारी है, माता पिता की लंबाई कैसी है, भाई बहनों की लंबाई कैसी है, उसका पोषण कैसा है, उसका मानसिक विकास कैसा हो रहा है, या जन्म के समय उसके सिर में चोट लगी थी। जिस उम्र में बच्चे को उठना, बैठना, चलना चाहिए, यानी विकास के माइलस्टोन, क्या वे सही समय पर पूरे हुए हैं? उसकी उम्र के अनुसार होने वाले बदलाव सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं? ये सब बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब इतिहास सही तरीके से लिया जाता है, तब हम उसकी शारीरिक जांच करते हैं और उसकी लंबाई को, जैसा कि मैंने पहले बताया, मापकर उसे चार्ट पर प्लॉट करेंगे। उसके माता पिता की लंबाई भी निकाल कर देखेंगे कि उनकी औसत लंबाई कितनी है, और साथ ही यह भी देखना होगा कि उसकी उम्र के अनुसार बदलाव आए हैं या नहीं। जब मुझे खुद यकीन हो जाएगा या मुझे लगेगा कि वास्तव में इस बच्चे को बौनेपन या शॉर्ट स्टैचर की समस्या है, तभी मैं उसे आगे की जांच के लिए भेजूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, लगभग 80 से 90% मामलों में, चाहे माता पिता कितने भी चिंतित क्यों न हो, जांच के बाद हम पाते हैं कि असल में बच्चा छोटा नहीं है, वह अपने वंशानुगत हिसाब से सही लंबाई पर है। और ऐसे मामलों में माता पिता को आश्वस्त करने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर देखा जाए कि नहीं, वह सच में छोटा है, तब मैं उसके खून की जांच, एक्सरे आदि की ओर आगे बढ़ूंगा। इसमें एक जांच जरूरी है, जिसे हम बोन एज या हड्डियों की उम्र कहते हैं। हम अलग अलग हड्डियों का एक्सरे करते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि हड्डियों के छोर सख्त होकर बंद हो गए हैं या अभी खुले हैं। इसे हम एपिफाइसील फ्यूजन और ओपन एपिफाइसीस कहते हैं। अगर हड्डियों के छोर सख्त होकर बंद हो गए हैं, तो चाहे बच्चे को कितनी भी दवा दी जाए, उसकी हड्डियां लंबाई में नहीं बढ़ेंगी और वह भी लंबा नहीं होगा। यह बात बिल्कुल साफ है। अगले चरण में जो जांचें होती हैं, वे होती है हार्मोन की जांचें, और हार्मोन की जांच के बारे में मैं सलाह दूंगा। आप अपने हार्मोन विशेषज्ञ से संपर्क करके किसी अच्छे लैब से ये टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये जटिल और महंगे टेस्ट होते हैं। हार्मोन की जांच के बाद अगर सच में हार्मोन की कमी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से इलाज करना होगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम है, तो हम ब्रेन का एमआरआई करके देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की स्थिति क्या है। यह थी बच्चे की जांच प्रक्रिया। अब आते हैं कि इलाज क्या होगा।
इलाज का सबसे मुख्य हिस्सा है माता पिता को आश्वस्त करना या उन्हें सही तरीके से समझाना। मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे को कौन सी बीमारी है, क्यों है और क्या करना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा कि ज्यादातर मामलों में कोई खास कारण नहीं मिलेगा। बच्चा छोटा है क्योंकि उसके माता पिता छोटे हैं। ऐसे में अवास्तविक या हवाई कल्पनाएं करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि उनकी अपनी लंबाई की वजह से ही उनका बच्चा छोटा है और तब सही होगा कि वे इस बात पर और ध्यान न दें। अगर बच्चे में किसी तरह की अगर कोई क्रॉनिक या दीर्घकालिक रोग है जैसे लिवर या किडनी की बीमारी, तो इनका इलाज जरूरी है। बच्चे को संतुलित पोषण देना होगा और रोज खेलने कूदने की व्यवस्था करनी होगी। अब अगर हार्मोन की कमी हो तो क्या करना चाहिए? अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो थायरॉक्सिन या थायरॉक्स टैबलेट देनी होगी, वरना बच्चा लंबाई में नहीं बढ़ेगा और उसकी बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाएगी। अगर ग्रोथ हार्मोन की भी कमी हो तो बच्चों को हम ड्वार्फ या ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी ये बच्चे बहुत ही छोटे कद के होते हैं। इसकी कमी होने पर ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देनी पड़ती है। आज का यह वीडियो मैंने मुख्य रूप से इसी ग्रोथ हार्मोन थेरेपी के बारे में बात करने के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे पास बहुत से माता पिता आते हैं जो इंटरनेट और किताबों से जान लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन देने से बच्चे की लंबाई बढ़ती है। अक्सर माता पिता मुझसे जोर देकर कहते हैं कि बच्चे को यह हार्मोन थेरेपी दी जाए। इसलिए आज मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए और कब दिया जा सकता है। पहली बात यह है कि जिन बच्चों और किशोरों के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की स्पष्ट कमी है और जो बच्चे वाकई बहुत छोटे कद के हैं, सिर्फ उन्हीं को यह हार्मोन देना चाहिए, बाकी किसी को नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आर्मी में जाए और मैं आपको यह हार्मोन देकर मदद करूं, तो यह कभी नैतिक प्रैक्टिस नहीं हो सकती और आपको ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हार्मोन देना हो तो इसे 3-4 साल की उम्र के बीच शुरू करना चाहिए, 7-8 साल के बाद कभी नहीं, क्योंकि तब हड्डियां सख्त होकर जम जाती हैं, फिर लंबाई बढ़ने की संभावना नहीं रहती। यह एक बेहद महंगी और खर्चीली चिकित्सा है। मासिक खर्च करीब 45,000 रुपए से 50,000 रुपए तक आता है। यह 4 से 5 साल तक देना पड़ता है, वह इंजेक्शन से, जो बच्चे के लिए दर्दनाक होता है। अगर आप इंजेक्शन देते हैं तो भी बच्चा शायद बिल्कुल न बढ़े, हो सकता है उसकी लंबाई 1 से 2 सेंटीमीटर भी न बढ़े और 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह दर्दनाक प्रक्रिया है। जब जरूरत नहीं है तो क्यों दे? जिसके लिए कोई कारण नहीं हो सकता। हम केवल उन्हीं बच्चों को यह देते हैं जिनमें कंफर्म ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी होती है। लगातार 4 से 5 साल तक देंगे और जब उसकी उम्र 14 या 15 साल हो जाएगी तब जाकर हम इसे बंद करेंगे। हर महीने इन बच्चों और किशोरों की निगरानी करनी पड़ती है। क्या उनकी लंबाई सही से बढ़ रही है, क्या उनके हार्मोन का स्तर सामान्य है और क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं। तो आज की चर्चा का सार यही है, बच्चों और किशोरों की लंबाई कम होना या स्टंटेड ग्रोथ। अंत में मैं अपने मरीजों के माता पिता से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे सुंदर रूप में पैदा किया है। हमारा आकार प्रकार, हमारी त्वचा का रंग, हमारी शक्ल, ये सब कुछ हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा तय किया गया है। हम कितने लंबे होंगे यह हमारी वंशानुगतता के जरिए तय होता है। आपके बच्चे की लंबाई आपके और आपके पति की लंबाई पर निर्भर करती है। ऐसे में अवास्तविक कल्पनाएं न करें और ऐसी कल्पनाएं करके खुद उदास न हो, न ही अपने बच्चे को डिप्रेशन में डालें। यह आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर ने कह दिया है कि उसे किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी नहीं है, तो इस बात को पूरी तरह भूलकर उसके अन्य प्रतिभाओं पर ध्यान दें। हम सभी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। अगर आप अपने बच्चे की इस प्रतिभा के विकास में मदद करेंगे तो वह निश्चित ही स्वस्थ, सुंदर और सामान्य रूप से बड़ा होगा और वह आपके परिवार और देश के लिए एक संपत्ति बन जाएगा। तो यह था आज का चर्चा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल लिखकर भेजें, मुझे जवाब देने में खुशी होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही।